मिश्रण जिसमें अन्य तत्व है। तो आप सभी को पता है जो पारा होता है उसमें अमलगम धातु भी पाया जाता है। तो उसमें एक अन्य धातु किसके अंतर्गत हो जाएगा? पारे के अंतर्गत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी भी घोल का पीएच 2 है, इसका अर्थ क्या है? देखिए आप सभी को पता है कि भैया जो 0 से लेकर 7 से और 7 से लेकर 14 तक, जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है और 7 किसका पीएच मान होता है? आप सभी को पता है पानी का जो पीएच होता है वह कितना होता है? 7 होता है। तो 0 से लेकर 7 तक क्या हो जाएगा? ये एसिड हो जाएगा और 7 से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से इसने बोला पीएच 2, तो पीएच 2 क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ये आप सभी को पता है ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट है, भारत में सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। फिर उसने बोला एक जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें क्या होता है? तो आप सभी को पता है कोई भी हमारी या तटस्थ शरीर हुआ उसके अंतर्गत क्या है? दोनों चीज़ होती हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चार्जों की समान मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो साइंस की क्वेश्चन है वह भी क्या हल्के हल्के दिए जा रहे हैं। फिर है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को किस रूप में इस- माना गया है या क्या कहा जाता है? तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूं। देखिए देखिए जो भारत भारत के पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है इसको गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है और इस मैदान को ना 4 भागों में बांटा गया है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो गुजरात का तटीय मैदान, तो गुजरात का तटीय मैदान इसको हम कच्छ या काठियावाड़ा या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है या बांटा गया है। दूसरे नंबर पर आता है कोंकण का तटीय मैदान। यह जो मैदान है यह महाराष्ट्र व गोवा का तटीय मैदान भी क्या है? कहलाता है। थर्ड नंबर पर आता है कन्नड़ का तटीय मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान, इसे किनारा तटीय मैदान भी क्या है? बोला जाता है। फिर आता है लास्ट में मालाबार का तटीय मैदान, यह है केरल का तटीय मैदान है। तो इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया और मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी क्या है? ये कई बार स्टेट के अंतर्गत पूछा जाता है। वैसे तो आप सभी को पता है डीडीटी क्या है। यह एक नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, पर इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा एक बार थोड़ी डिटेल से बता देता हूं जिसको आपको पता चल जाए। देखिए, जिन प्रदूषकों को प्रकृति में सरल या फिर हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसको हम क्या है? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोला जाता है। देखिए जैसे कि किस किस को नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन या कीटनाशक या कीटना पारा हो गया, शीशा हो गया, अर्सेनिक हो गया, धातु हो गया जैसे कि एल्यूमिनियम के डिब्बे हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गया, कांच की वस्तुएं हो गई, लोहे के उत्पाद हो गए और चांदी की पन्नी हो गई। ये सभी क्या है? ये सभी गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। और उसने पूछा क्या है? डीडीटी बोला है। अब आपसे मान लीजिए आपके पेपर में डीडीटी ना देकर प्लास्टिक भी दे सकता है, पॉलीथीन भी दे सकता है, पारा भी दे सकता है, आर्सेनिक भी दे सकता है या कुछ भी दे सकता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये नॉन डिग्रेडेबल के अंतर्गत क्या है? आएंगे। मतलब क्या? जिसको प्रकृति में सरल या हानि रहित पदार्थों के अंतर्गत तोड़ा न जाए वह क्या कहलाएगा? वह गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हमारा अगला क्वेश्चन आता है फिर, लोधी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु को जल प्रदूषण के एक संकेतक के रूप में माना जाता है? हालांकि ये आप सभी को इसका पता होगा कि जो जल प्रदूषण का एक संकेतक है तो इसमें से एक कोलीफॉर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर कोलीफॉर्म के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ डिटेल से। देखिए कोलीफॉर्म के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है जो कि पानी के माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए
सूचक का कार्य करता है या प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि कोलीफॉर्म विशिष्ट बैक्टीरिया का एक समूह होता है जो कि मिट्टी हो गया, खराब सब्जी हो गया या पशुओं के मल अथवा गंदे सतह में क्या है पाया जाता है। कोलीफॉर्म उपचारित सतह जल तथा गहरे भूजल में नहीं पाया जाता कभी भी। यह सूचक अव्यय या रोग जनकों के साथ भी पाया जा सकता है जो कि रोग उत्पन्न करने का क्या है कारण बन सकता है। लेकिन सामान्यतः यह स्वस्थ मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न न ही करता है, लेकिन जिन मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है उनको यह क्या है जोखिम में डाल सकता है। तो मेरे ख्याल से आप कोलीफॉर्म के बारे में भी जान चुके होंगे। तो भाई जो जल इसने पूछा था जीवाणु कौन सा जो जल प्रदूषण के संकेत के रूप में कार्य करता है, वह कोलीफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया उसने कि कक्षा 8 के छात्र है एक मिश्रण के घटक को पृथक करने हेतु एक प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया का चार्ट दिखाया गया है, उसको देखकर बताना आपने क्या हो जाएगा। देखिए ए तथा बी दिखाया गया है। तो इस चार्ट में दिखाया गया है मिक्सर मैग्नेट के साथ होकर वाटर ऐड किया जाता है और फिर फिल्टर के साथ सोल्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है। अगर हम पहले ए को देखें तो ए के ऐड करने के बाद हमको आयरन प्राप्त हो रहा है और बी को देखें तो बी को ऐड करने के बाद हमको सैंड प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, लोहे की कील तथा रेत प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भाई केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत क्या है दिया गया है। फिर है बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी इजी क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा के अंतर्गत है। ये भी आप सभी को क्या है पता होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी बोल सकते हैं, हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आप स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी देख सकते हैं। ये आपका एक मौलिक अधिकार से क्वेश्चन दिया गया है जीके से। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों के प्रयोग का एक उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है भाई। देखिए सबसे पहले मौलिक अधिकार में पंजाब में बिहारी श्रमिकों के रोजगार की मांग है, ये ठीक बात है। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, ये भी है। एक ही पद पर कार्यरत पुरुष तथा महिला द्वारा प्राप्त एक समान वेतन होना चाहिए, ये भी है। बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का आवंटन, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने नहीं वाला ही पूछा है। तो अगर हम ऐसे देखें तो एक हमको मौलिक अधिकार जो हैं ये हल्के हल्के वो भी क्या है रीड करने चाहिए, क्या पता अब की बार भी आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चन दे दें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए सही है। देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया का जो बॉन्ड होता है उनको तोड़ना तथा बनाना ही क्या है शामिल होता है। तो राइट आंसर देख लेंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक बॉन्डों को तोड़ना तथा बनाना शामिल है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा भाई। फिर है रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क किसके द्वारा बनाई गई है। तो भाई ये रिफ्लेक्स एक्शन में ये 3 न्यूरॉन्स होते हैं, तो 3 न्यूरॉन्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर होता है, मेरुदंड होता है, मांसपेशी होती है। तो इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा भाई। फिर है जर्मनी के एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड किसे माना जाता है। मैंने फिर बोला स्टैटिक जीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, आपकी बार भी दे सकता है हल्के हल्के स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपने रीड करने चाहिए। बिस्मार्क क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कौन सा था, यहाँ से भी आपको पता चल गया, जनगणना से भी एक क्वेश्चन दिया है। 382 इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप जो पिछले पेपर करते हो ना उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दे सकता है, अब तक कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो उन टॉपिक को तो हमको जरूर रीड करना चाहिए। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा जो हाल ही में माओवादी हमले के लिए समाचार में आया था कहाँ स्थित है। देखिए ये 2010 की बात है, क्योंकि 2011 में पेपर था तो 2010 में ये आया था। तो करंट का भी क्वेश्चन दिया तो आप थोड़ी बहुत करंट भी देख सकते हैं। हालांकि ये दंतेवाड़ा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो ये वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन करंट से भी क्या है उठाया गया। नेक्स्ट है खालिस्तान के रूप में निवेश किए जाने पर जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है।
देखिए जो जनसंख्या मानव पूंजी है, इसमें शिक्षा भी होती है, प्रशिक्षण भी होती है, मेडिकल हेल्थ भी होती है, ये सभी उसके अंतर्गत ही आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कभी कभी वेसल के नीचे खाना पकाने के दौरान बाहर की ओर काला हो जाता है। ये आप सभी को पता है, आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि कुकर नीचे से काला हो जाता है, तो किस कारण हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, जो फ्यूल है वह पूरी तरह से क्या है, बर्न नहीं हो पाता है या जल नहीं पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पेनक्रियाज में क्या होता है। देखिए पेनक्रियाज जो होता है, इसके अंतर्गत दोनों चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और एक क्या है, एक्सोक्राइन होता है। मतलब कि अंतःस्रावी भी होता है और भाई बाह्य स्रावी भी होता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों पेनक्रियाज के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए ये उस समय की बात कर रहा है, किस समय, जब ये पेपर हुआ था 2010 में, उस समय अगर मैं बताना चाहूँ तो कुरैशी थे। अगर आपको अब करंट के पूछ लिए जाएं कि भारत का ये मुख्य चुनाव आयुक्त अब फिलहाल वर्तमान में कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, सुनील अरोड़ा जी जो हैं वह वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो अब की बार क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है, जबकि जो सैचुरेटेड लवणीय जल होता है उसमें तैरता रहता है। इसका कारण क्या है। देखिए सबसे पहली बात बताऊं, जो लवणीय होता है उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा होता है, उसके अंतर्गत चीज़ें तैरती नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं, मर्त सागर। देखिए मर्त सागर जो है वह लवणीय है, तो इसका उच्च घनत्व होता है, और उच्च घनत्व के कारण इसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे उसमें तैरते रहोगे। तो इसी प्रकार से वही चीज़ है, जो लवणीय जल का घनत्व है वह उच्चतम होता है, इसलिए उसमें चीज़ें क्या है, डूबती नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कई बार मर्त सागर के बारे में भी पूछ लेता है, तो मर्त सागर का भी लवणीय उच्च घनत्व के कारण उसमें भी चीज़ें क्या है, तैरती रहती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी आपका केमिस्ट्री से क्या है, क्वेश्चन पूछा गया। तो दो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य था। इसने संविधान सभा का सदस्य पूछा है, तो आपसे अब की बार फिर पूछ सकता है संविधान सभा का सदस्य कौन है। तो आपको यहाँ से 2011 का पेपर देखने से पता चला, तो भाई जैसे कि इसका तो राइट आंसर की बात करें तो सी जो है इसका राइट आंसर है, आपका संविधान सभा का सदस्य है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये अब की बार मैंने 2011 का उठाया है, फिर 13 का भी करवाया जाएगा, 2015 का भी करवाया जाएगा, 17 जो 18 19 में भी अप्रूव हुए हैं वो भी करवाए जाएंगे। पर यहाँ से आपको आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो सकता है कि पहले ही इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब की बार क्यों नहीं दे सकता, दे सकता है। तो आपको ये टॉपिक क्या है, ज़रूर रीड करने चाहिए। बाकी ये सीरीज़ मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। हर जो प्रीवियस ईयर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, 13 का हुआ है, 14 का हुआ है, फिर 15 का हुआ है, फिर 18 का भी और 19 का भी, या इस तरह के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी के मैं आपको करवा दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कि किस प्रकार से एस्टेट में क्वेश्चन आज तक आए हैं और कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है। ये आप सभी को पता होता है कि क्लोरोफिल के कारण क्या है, जो इनका हरा रंग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं, वयस्कों में वे खालिस्तान में बनती हैं। देखिए ये आरबीसी की बात कर रहा है। अगर आरबीसी की बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा बोन मैरो। तो ये किसके अंतर्गत बनती हैं, बोन मैरो के अंतर्गत बनती हैं। और बोन मैरो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मंजा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल का नहीं है। अगर हम भारतीय मूल की बात करें तो आम भी भारतीय मूल का है, केला भी, नारियल भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है स्ट्रॉबेरी जो है ये भारतीय मूल का नहीं है। तो ये कॉमन बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप क्या है वैसे भी बता सकते हो। अगला है, एक शिक्षक मेधा पाटकर और अमृता बिश्नोई
के योगदान के बारे में बोल रहा है तो उनका योगदान किस बारे में। उन्होंने दो नाम आपके सामने रखे, एक तो मेधा पाटकर रखा और एक अमृता देवी बिश्नोई रखा। तो आप सभी को पता है, सबसे पहली बात तो ये पूछेगा उसी के बारे में जिस बारे में क्या है आपका पेपर है, मतलब कि टॉपिक आया हुआ है। जैसे कि पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो पर्यावरण सब्जेक्ट में पूछ रखा है तो उसी का होगा। तो सबसे पहली बात तो यही देखो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि उनके आंदोलन पर्यावरण मुद्दे पर थे, इसलिए तो उसने पर्यावरण में दिया है। एक बार इसके बारे में मैं थोड़ी ही डिटेल से आपको बता भी देता हूँ। देखिए, एक शिक्षक अपने योगदान के बारे में बात कर रहा है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति पर्यावरण मुद्दे पर है। मेधा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने भारत के गुजरात में नर्मदा नदी पर विवाद सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए संघर्ष का क्या है नेतृत्व किया। अगर दूसरी तरफ नजर डालें कि एक बिश्नोई महिला अमृता देवी की 363 से अधिक अन्य बिश्नोइयों के साथ, जो आपने अगर डिटेल से वीडियो देखी होंगी तो मैंने बताया था, जो खेजड़ी के पेड़ थे उनको काटने में उन्होंने क्या है चिप गए थे वो, मतलब कि पेड़ों को काटने से रोक रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में क्या है इनको भी मार दिया गया था। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो उनको भी क्या है मार दिया गया था। तो इन दोनों का संबंध किससे है, तो पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है। ये आपका बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, तो ये आप बता सकते हो, और वैसे भी ऑप्शन से भी बता सकते हो। एक बहुत गर्म महासागर नहीं, मछलियों का एक बड़ा तट नहीं, एक पिघलता हुआ ग्लेशियर नहीं, समुद्र के नीचे भूकंप। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन भी क्या है कट कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा का मुख्य कारण है। ये मेरे ख्याल से आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेशन से ही, नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है। ये नहीं हो सकता, वाष्पीकरण हो सकता है, संघनन हो सकते हैं, ये दोनों हैं। तो लास्ट ऑप्शन दिया उसने वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों, तो जो इसमें दोनों होंगे वही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है यह वर्षा का एक मुख्य कारण है, तो दोनों इसमें हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है रोहित कैंची की मदद से कार्ड शीट द्वारा विभिन्न आकृतियां बना रहा है, तो इस गतिविधि में किस बल का प्रयोग कर रहा है। देखिए, कैंची की मदद से बोला उसने कि एक कार्ड शीट बना रहा है, तो उसमें मांसपेशियों का बल हो रहा है नहीं, घर्षण बल हो रहा नहीं, उसमें उसका क्या यांत्रिक बल लग रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो थोड़े ही साइंस के भी बेसिक क्वेश्चन है वो भी 2013 के अंदर क्या है दिए गए हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये भी थोड़ा, अगर बात करें, खालिस्तान को विज्ञान सीखने को अधिक प्रभावी बनाने की एक कुंजी माना जाता है। देखिए उसने किसको बोला है, साइंस को बोला है। तो साइंस में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल है, मतलब कि आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी तो पता चलेगा। अगर विज्ञान साइंस की बात कर रहा है तो स्टोरी नहीं हो सकता, संगोष्ठी समूह नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिकल जो है प्रयोगात्मक करके ही क्या है साइंस में हम उसको प्रभावी या अधिक उसमें कुशल हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जो गर्म रक्तधारी जानवरों को पेश करने हेतु सबसे अच्छी शिक्षण सहायता कौन सी होनी चाहिए। देखिए उसने क्या बोला है, गर्म खून वाला। आपने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, गर्म खून वाला कौन होता है, कुत्ता होता है, और अक्सर पेपर के अंतर्गत तो यही ऑप्शन दिया जाता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो वही आया था, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो वैसे गर्म खून वाला कौन होता है, कुत्ता होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। फिर है ध्रुव तारा सभी मौसमों में शीतल प्रतीत होता है, क्यों होता है। क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की दूरी के ऊपर क्या है स्थित होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, ध्रुव तारा एक दृश्यमान है और जो लगभग एक के साथ संरेखित होता है। एक तारा जिसकी स्पष्ट स्थिति खगोलीय ध्रुवों में से एक के करीब है और जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से देखे जाने पर लगभग सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है या स्थित है। एक समान अवधारणा पृथ्वी की तुलना में अन्य ग्रहों पर भी लागू होती है। व्यवहार में पोल स्टार शब्द आमतौर पर यूज किया जाता है, जो कि वर्तमान उत्तरी ध्रुव तारा है, जिसे उत्तर सितारा भी क्या है कहा जाता है।
तो इस प्रकार से उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वह बताइए। यहाँ से थोड़े ही आपको पता चल रहा होगा कि 2011 का मैंने पेपर करवाया, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको क्या स्टैटिक जीके के देखने को मिले, और जो मैं 2013 का पेपर आपका सोल्व करवा रहा हूँ इसमें भी कुछ आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये वाला पेपर भी देने जाओ तो पहले थोड़े स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जरूर पढ़ें, उसमें से आपके 6-7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और जो कॉमन कॉमन जो आपके साइंस के क्वेश्चन है ना, कुछ मैं टॉपिक बता दूंगा, उन टॉपिक को तो जरूर पढ़ें। अगर आप उन टॉपिक को करोगे तो आपके नंबर सही बनेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मानव तथा पौधों दोनों द्वारा विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता भाई, दोनों के द्वारा मानव तो विकसित कर ही नहीं सकता। फिर है, मानव ने ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को विकसित किया है। बिल्कुल गलत है। पौधों ने ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को विकसित किया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र ने 2 बक्से तैयार किए। पहले बक्से में सूर्य, पानी तथा हवा, 3 नाम दिए उसने। पहले बक्से में सूर्य, पानी तथा हवा के नाम सहित 30 पर्चियां डाली गई, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के नाम सहित पर्चियां डाली गई। पहले बॉक्स का नाम क्या है? देखिए, पहले बॉक्स का नाम पूछा है सूर्य, पानी, हवा, ये क्या है, प्रकृति द्वारा है, तो प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाले क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। सबसे पहले है, कुनेन एक मलेरिया दवाई है, उसे किनकोना नहीं, ये यहाँ पर आएगा सिनकोना, सिनकोना पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये ठीक है भाई। चावल वनस्पति तेल का सबसे अच्छा स्रोत है। मान लीजिए आपको इसमें डाउट लग रहा तो और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हम ऑप्शन कट करके देख लेंगे। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। हरी सब्जियां विटामिन तथा मिनरल की अच्छी स्रोत होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा गलत है? ये गलत है। तो ऐसे भी आप क्या है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो और ऑप्शन देख के भी आप पता लगा सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने नई वाला पूछा है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा नहीं आता है? नई वाला ये हमारा 4th क्वेश्चन आया हुआ है। किडनी आती है, फेफड़े आते हैं, त्वचा आती है, कान नहीं आता उत्सर्जन के अंतर्गत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो साइंस के जो गिने चुने टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर आप बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ईवीएस के टॉपिक भी बता दूंगा कौन से आपको करने चाहिए। अगला देखिए, मिथिला लोक चित्रकला को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा। मिथिला जो है ये मधुबनी से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूँ आपको। देखिए, मधुबनी या मिथिला पेंटिंग एक भारतीय पेंटिंग है जिसका अभ्यास बिहार राज्य भारत में किया जाता है और नेपाल में तराई के आसपास के हिस्सों को प्राकृतिक रंगों और रंजकों का उपयोग करते हुए टहनियाँ, ब्रश, नीब कलम और माचिस के साथ किया जाता है। और इसकी विशेषता है आंखों को पकड़ने वाले ज्यामितीय पैटर्न। प्रत्येक अवसर और त्यौहार जैसे जन्म, विवाह, दुर्गा पूजन या सूर्य शास्त्र, काली पूजन, उन पर क्या है इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर ये दुर्गा पूजन के लिए क्या है ये चित्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी है। कई बार इसका आपको कहाँ पर बनाया जाता है ये भी पूछ लेता है, तो मैंने बताया आपको बिहार राज्य में बनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए ये उपयोग है या मतलब प्रसिद्ध है, आपको चित्रकला के लिए यह प्रसिद्ध है। ये चीज़ें तीनों आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? नई वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखिए, बर्फ से जल गठन ये हम कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंतर्गत बर्फ लेके आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। ये संक्षेपण भी हम क्या बता सकते हैं, स्नो फॉर्मेशन भी बता सकते हैं, फॉग फॉर्मेशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसमें हमको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त इस्तेमाल किसके अंतर्गत किया जाता है?
अगर सबसे उपयुक्त, सबसे, वर्षा जल का तो देखिए कृषि में भी किया जाता है, सिंचाई में भी किया जाता है, सबसे उपयुक्त इस्तेमाल बोला इसने, तो सबसे उपयुक्त इस्तेमाल में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा, क्योंकि भूजल स्तर का उदय क्या है उसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ। वर्षा जल संचयन का सबसे उचित उपयोग भूजल के स्तर का किया जाता है। क्यों? क्योंकि भूजल के स्तर का 0.40 किलोवाट प्रति घंटे से बढ़ना है, और रूफ टॉप रेन वाटर जो होती है जिसके माध्यम से छत पर बारिश के जल का संचयन किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और फिर क्या उसको उपयोग में लिया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, जैविक वातावरण में क्या शामिल है? उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, डिकम्पोज भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो राइट आंसर ये सभी क्या है इसके अंतर्गत शामिल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। देखिए एक जैव पर्यावरण एक पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है और इसमें पौधे और जानवर शामिल है। यह वातावरण उनके बौद्धिक पर्यावरण के साथ जीवों के संपर्क का भी एक क्या है, जैविक समुदाय है, तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सभी। फिर है यहाँ से जो पूछा गया था, आप सभी को पता है जो 2011 का पेपर हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आया ट्रैवल वाले से पहले भी और अब की बार भी दिया गया है, तो कम से कम 6-7 बार ट्रैवल वाले से क्वेश्चन आ रहा है। तो जो आपका ट्रैवल वाला जो टॉपिक है उसको आप पढ़ सकते हैं, अब की बार भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि कोंकण रेल किसे सीधा जोड़ती है, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, जिसने पिछली वीडियो देखी थी मैंने बताया था मंगलोर तथा मुंबई को ये जोड़ती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ऊर्जा प्रवाह के निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें, तो भाई ये पीडीएफ में थोड़ी ही मिसप्रिंट है क्योंकि चार्ट में कुछ दिखाई दे नहीं रहा है कि क्या ऊर्जा होती है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अब क्या बताएं कुछ चार्ट के अंतर्गत क्या है, शो ही नहीं हो रहा, देखिए भाई। हाँ वैसे अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या है, सबसे पहले सूर्य आ जाएगा आपका, फिर बकरी आ जाएगा, फिर मानव आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्रमण के दौरान संख्या में वृद्धि हो जाती है। वही बार बार बोल रहा हूं, जो बेसिक साइंस के कई टॉपिक हैं वहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। लिक्योसाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिक्योसाइड जो है ये प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए उसके अंतर्गत क्या है, वृद्धि हो जाती है, और यह क्या है, इन्फेक्शन के दौरान क्या है, इसमें वृद्धि हो जाएगी जब मनुष्य के अंतर्गत इन्फेक्शन होगा, तो लिक्योसाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये टॉपिक मैंने करवा भी रखे हैं स्टेट की, आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को वातावरण में तापमान बढ़ने का कारण माना जाता है? ये वही फिर बेसिक क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन आ गए हैं आपकी बार साइंस के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम वातावरण का क्या है, बढ़ने का क्या है कारण मानते हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स भी बता देता हूँ। देखिए ऐसा माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में तापमान बढ़ाने हेतु जिम्मेदार है। ये हल्की गैसों हाइड्रोजन और हीलियम के बाद पृथ्वी का दूसरा वायुमंडल है जो कि अंतरिक्ष में छिपा है अथवा ऑक्सीजन की तरह अणुओं के भीतर समाहित है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन फिर स्टैटिक्स जीके का आ गया कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी आपको 8848 जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये आप सभी को पता होगा, स्टैटिक जीके और जो कुछ कॉमन साइंस के टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। मादा मच्छर खून क्यों चूसती है? आप सभी को पता है जो मादा मच्छर है वह अपने एग फॉर्मेशन के लिए क्या है, खून चूसती है, तो इसलिए अंडों को पुनः उत्पादित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना कि मलेरिया, ना संक्रमण, ना अपने जीवन के लिए, तो ये सभी क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि खाली स्थान में तेज होती है, वही फिर साइंस से लिया गया है। ध्वनि किस में तेज होती है, ठोस में ज्यादा तेज होती है, तो ठोस कौन सा है, लकड़ी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई।
चांगपा आपने नाम सुना होगा। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन है। चांगपा जनजाति जो है आपकी लद्दाख के अंतर्गत पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर चांगपा की बात करें, चांगपा की मातृभूमि एक उच्च ऊंचाई वाला पठार है जिसे चंगतांग के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत के एक हिस्से को दक्षिण पूर्वी लद्दाख में फैलाता है। और चांगपा का अर्थ है नॉर्थ सिंध तिब्बती। पहले उन्हें लद्दाखी का एक उपसमूह माना जाता था, लेकिन उनके रीति रिवाज, भाषा और जाति है लद्दाखी के लोगों से क्या है, अलग होती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा का कार्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ग्राम सभा का कार्य है। पंचायत के वार्षिक खातों की समीक्षा करना कार्य है। सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजनाओं तथा कार्यक्रमों को मंजूरी देना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना। या फिर सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रयोग करना। तो ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस शामिल होती है, आपको सभी को पता है, ऑक्सीजन। जैसे कि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, 2013 का मैंने पेपर देखा और 2011 का मैंने पेपर देखा। 2011 का पेपर भी मैंने डाल रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो 2013 के ईवीएस के पेपर में मैंने 10 क्वेश्चन जो बेसिक जो टॉपिक हैं साइंस के वो देखने को मिले मेरे को। 3 क्वेश्चन मेरे को प्रकाश संश्लेषण से देखने को मिले और 6 क्वेश्चन मेरे को स्टैटिक जीके के देखने के मिले। और बाकी जो आपके ईवीएस के जो कॉमन बन जाते हैं वो देखने को मिले। तो आपको ये जरूर याद करने चाहिए जो ये टॉपिक है। और 2011 में जैसे मैंने कल उसमें बताया भी था, जनगणना वाला टॉपिक आपको देखने को मिला, उसमें साइंस की टॉपिक भी आपको देखने को मिले। तो उस प्रकार से क्या आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसोई में आग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता है, अगर आग लग जाएगी तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, फायर प्रूफ सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग खालिस्तान का बना होता है। वही फिर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक जीके आप पढ़ो और जो साइंस के जो टॉपिक हैं वो आप पढ़ो। जो कॉमन टॉपिक है, साइंस पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो मेन टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि 0.97% ऑक्सीजन, सूर्य का द्रव्यमान लगभग खालिस्तान का बना होता है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार से आज का हमने 2013 का पेपर किया, 2011 पेपर हमने करवा दिया था। अगला हम जो नेक्स्ट 2014-15 के ये सभी पेपर के हम डाल देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जाएगा वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्यों कर रहा हो। देखिए, सबसे आंसर देखते हैं। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी, नहीं। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, ओनली जिज्ञासु बच्चे ही थोड़ी होते हैं, और बच्चे भी तो होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, ये बात ठीक है। वह अपना समय बिताना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है, तो डामर बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग बनाने में किया जाता है। तो इन सभी के अंतर्गत कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम किस प्रकार होता है। तो आपने एक वाइवगोर नाम से सुना होगा, तो इसी के अंतर्गत क्या है, ये इंद्रधनुष के रंग है वो। तो देखिए, बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नौरंगी हो गया, लाल हो गया। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है जो 1859 में लिखी गई थी, तो उसकी क्या है, रचयिता कौन है, और पुस्तक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस पुस्तक के नाम किसने रचयिता है, तो चार्ल्स डार्विन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, या फिर ये भी पूछ सकता है टैडपोल किससे संबंधित है। तो मेंढक की प्रारंभिक अवस्था है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अलग समूह क्या है। ये 2011 में भी पूछा गया और
2013 में भी पूछा गया और अब 2014 का पेपर कर रहे हैं, इसमें भी पूछा गया। तो देखिए आम, इमली और नीम ये आपस में संबंधित है और नारियल एक कोकोनट ऑयल के रूप में आ गया, तो ये सी इसका अलग हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वायत्त शासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? तो सोनीपत इसका राइट आंसर था भाई। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह संबंधित है? तो फिर आ गया, तो देखिए अलग के बारे में पूछा है, सक्रिय हो गया, रिकेट्स हो गया, रितौंधी हो गया, ये तीनों आपस में संबंधित हैं और रेबीज क्या है, अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सिकरवी, रिकेट्स और रतौंधी जो है ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं और रेबीज की बात करें एक वायरल डिजीज है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पेपर में आपसे कई बार ये भी पूछता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए अगर हम विटामिन ए की कमी से देखें तो रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से देखें इसके नाम से ही बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से देखें तो सक्रिय रोग होता है और विटामिन डी की कमी से देखें तो रिकेट्स रोग होता है। तो इस प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अगर हम मैग्रो पादपों की बात करें तो मैग्रो पादपों में लवण भेद आता है, तो ये आप याद भी कर सकते हैं, यहाँ से कई बार क्या है पेपर में क्वेश्चन देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या रहेगा? देखिए गिलास का पानी है, अगर इसमें हम चुटकी भर नमक घोलेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो उसका स्तर बढ़ेगा और ना उसका स्तर घटेगा, क्योंकि वह उसके अंतर्गत क्या घुल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? नहीं बोला है ऊर्जा का, तो सूर्य भी है भाई और जल भी है भाई, वायु भी है, पेट्रोलियम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? हम वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं, 70 से 72 एक मिनट के अंतर्गत हमारा धड़कता है। और अगर हम उसने एक दिन की बात की है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड के हिसाब से लगा सकते हैं। तो भाई आपने देखा कितना हो गया, ये 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 हो गया। और कितनी बार धड़कता, हम 70 को ही ले लेते हैं, जीरो का जीरो, 7 चौक 28, 28 और 2 30 और 30 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 10, तो 10,080 आ गया। तो लगभग पूछा है तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम भी देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट है, हरी खाद से तात्पर्य क्या है? तो देखिए हरी खाद से तात्पर्य है कि मिट्टी में जो अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोन क्या है? क्लोन एक पौधा है, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या रहेगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आसान है, आपको सभी को पता है कोयले की अंगीठी से जो निकलने वाला है तो उससे क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और उस व्यक्ति की क्या है, सोते सोते मृत्यु हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा उसकी मृत्यु कब हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में पकड़ ओ, कस कर पकड़ कर खड़े हुए हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। तो शिक्षक क्या पढ़ाना चाह रहा है? देखिए इससे आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये मान लीजिए पहला आपको समझ में नहीं आ रहा, दूसरा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाथ पकड़ कर खड़े हुए हैं, एक है दूर 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 खड़े हैं, तो मतलब क्या है, वह क्या पढ़ाना चाह रहा है? आपको ठोस के बारे में भी बताना चाह रहा है, द्रव के बारे में भी बताना चाह रहा है और गैस के बारे में भी बताना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमको ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में क्या है, बताना चाह रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? अगर आप सभी को पता है विटामिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, खनिज लवण क्या होता है, तो आप तभी बता दोगे आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर किसके उदाहरण है? तो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। ये तो 2011 में भी पूछा गया था, तो ये इजी क्वेश्चन है। एक सिंकोना पेड़ है, उसकी खाल से यह दवाई प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवलोकन, प्रयोग व खालिस्तान विज्ञान की 3 विधियां हैं। देखिए, अवलोकन है, प्रयोग है और परिकल्पना है। तो ये तीनों होती हैं विज्ञान की विधियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपने सही मिलान करना है तो सही मिलान कीजिए। तो देखिए भाई, सही मिलान के बारे में देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें से और नहीं तो आपको एक चीज तो पक्का पता है, कौन सा? मधुबनी। मधुबनी कहाँ पर है? बिहार के अंतर्गत है, क्योंकि ये 2014 में भी पूछा गया। तो जिसका डी का डी आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वही हो जाएगा। तो सी नहीं है, डी नहीं है, दो ऑप्शन तो कट हो गए, हमारे पास बच गए अब ए और बी। तो अब नेक्स्ट है भाई, इनमें से हमको ये भी पता है वर्ली किसका होता है? मध्य प्रदेश। वर्ली, कलमकारी, पिथौरा ये किसके होते हैं? तो देखिए, कलमकारी होता है आंध्र प्रदेश का, पिथौरा मध्य प्रदेश का, वर्ली महाराष्ट्र का, मधुबनी बिहार का। तो इस प्रकार से ये आपस में मिलान होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा भाई बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो वह कौन है? सनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रिया जिसके दौरान पौधे प्रजनन करते हैं यह क्या कहलाती है? देखिए, यहाँ से एक सीटेट के अंदर भी क्वेश्चन आता है, पौधों का एक होता है, यहाँ से अगर वह पाठ पढ़ोगे, यहाँ से वह परागण की प्रक्रिया करके जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परागण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन था फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वांटक। अगर पानी के क्वांटक की बात करें तो ये 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो उसने पानी का पूछा है, तो 212 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, लोहे की छड़ को एक सिरे पर गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म जो हो जाता है। इस प्रकार से पदार्थ को कहते हैं। देखिए, पदार्थ क्या है? एक अच्छा ऊष्मा का सुचालक है। इसी तरह क्या है, हम एक तरफ से क्या है गर्म कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी गर्म हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो देखिए, विटामिन के की कमी से क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विलन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो उसको कौन सा पदार्थ लेना चाहिए, विलियन की पूछा है। तो सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए, कक्ष कई होते हैं। कक्ष से लेकर आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, कईयों के कक्ष पूछ सकता है, मछली के पूछ सकता है, हृदय के पूछ सकता है, मगरमच्छ के पूछ सकता है। ये कई होते हैं, उनको आप पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। मैंने डाल भी रखा है यहाँ पर। मानव हृदय के बारे में बताऊंगा तो मैं 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कक्ष होते हैं या कोष्ठक होते हैं या भाग होते हैं, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, दूध का पास्चीकरण कैसे किया जा सकता है? तो दूध का पास्चीकरण देखिए, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक कर सकते हैं और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं, जो विजिबल नहीं होती हैं हम अपनी आंखों से, तो उनको किस प्रकार से देख सकते हैं? एक्सरे की वजह से देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणें के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये अधिकार नियम वाला भी मैं एक बार टॉपिक डालूंगा कि जो भी अधिकार नियम हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि
पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमने 2011 का भी पेपर कर लिया है, आप सभी ने देखा होगा। हमने 2013 का पेपर भी कर लिया, 2014 का पेपर भी कर लिया। जो पहले पेपर करना चाहता है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख सकता है, और 2019 का भी कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वाला पेपर क्या आपका करने वाले हैं, तो लगभग आपके सभी पेपर हो जाएंगे जो पहले आए हुए हैं। तो चलिए आज 2015 वाला पेपर करेंगे, और इसमें ईवीएस के क्वेश्चन हम क्या है सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया कि बताइए कि कौन सा पर्यावरणीय चिंता से संबंधित है। तो पानी का संरक्षण, ये भी भाई एक चिंता की बात है। कचरे का निपटान, ये भी। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी। तो तीनों क्या है, चिंता से संबंधित है। पर्यावरण से लेकर एक समस्या है इनकी। तो इसी प्रकार ऑल सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है 1 2 3, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य खालिस्तान है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूछा है कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, अगर हम भारतीय प्रायद्वीपीय बात करें तो तमिलनाडु भी है, केरल भी है, कर्नाटक भी है, और आंध्र प्रदेश भी है। तो इस प्रकार से बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र प्रायद्वीपीय दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग को शामिल करता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 5 दक्षिणीय भारतीय राज्य और पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार के केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है, शामिल है। तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईवीएस किसका एक एकीकरण है। तो ईवीएस के बारे में पूछा है किसका एक एकीकरण है। तो पारिस्थितिक, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का। विषाणु विज्ञान का नहीं, विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन का। फिर है विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, पर्यावरण शिक्षा का। ये ठीक है भाई, इन तीनों का क्या है, ये एकीकरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खालिस्तान को हटाकर दूषित पानी को शुद्ध किया जा सकता है। मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से किसको शुद्ध किया जा सकता है। तो अवांछनीय रसायनों, इसको भी हटाकर पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं। जैविक दूषित पदार्थ को हटाकर भी, गैसों को हटाकर भी। तो ऑल सभी जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पर्यावरण की और जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए भाई, ठोस कचरा निपटान ये नहीं है, वनों की कटाई ये है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनोरोपण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उसके अंतर्गत हमारा क्या है, जिम्मेदार नहीं होता है पर्यावरण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं तो बाकी ये सभी जिम्मेदार होते हैं। वनों की कटाई करेंगे तब भी क्या है, पर्यावरण को हानि पहुंचेगी। ठोस कचरा निपटान में भी, और जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी ज़्यादा करेंगे तो इसमें हानि पहुंचेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमन को अपने पड़ोसी द्वारा 4 किलो आंवला भेंट में किया जाता है। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है। संरक्षण को, परिरक्षण को, अपघटन को, या किसको अपनाए कि वह इसको बनाने में तकनीक को। तो परिरक्षण जो है इस तकनीक को अपनाने की इच्छा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा है कांटेदार पत्तियों का प्रदर्शन करके एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ाना चाहता है या पढ़ा रहा है। देखिए, ये कुछ पेड़ पौधों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो फाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ पहले आपको। देखिए, कांटेदार पत्तियों को दिखाकर एक शिक्षक जीरोफाइटिक पौधों के बारे में शिक्षित कर रहा है। जेरोफाइटिक पौधों की वह प्रजाति है जो रेगिस्तानी या बर्फ से ढके हुए आल्प्स या
आर्कटिक क्षेत्र जैसे कम जलीय वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए क्या है, अनुकूलित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरोफाइटिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला खुद नहीं बनाता है। देखिए यहाँ पक्षी वाले क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन 2-3 जरूर पूछता था, अभी पूछ सकता है। तो एक मैंने टॉपिक भी डाल रखा है, उसमें बता रखा है कौवा कहाँ पर रहता है, कोयल कहाँ पर रहती है, गोरैया कहाँ पर रहता है, बुलबुल कहाँ पर रहता है। ये जितने भी हैं ये मैंने सभी बता रखे हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि जो कोयल है ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा टॉपिक पक्षी वाला देखना हो तो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और अफ्रीका के पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो प्रोटीन जो है वह रेशम की रासायनिक प्रकृति है। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसके कुछ रूपों को वस्त्रों में बुना जा सकता है। रेशम का प्रोटीन फाइबर मुख्य रूप से फाइब्रोइन से बना होता है और कोकून बनाने के लिए कुछ कीट लावा द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, शॉर्ट सर्किट जो होता है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सिंचाई तथा अधिकतम जल संरक्षण का नेतृत्व करती है। कौन सी सिंचाई प्रथा अधिकतम जल संरक्षण का नेतृत्व करती है। देखिए जो ड्रिप सिंचाई होती है वह ज़्यादा संरक्षण करती है, क्योंकि वह क्या है, ज़्यादा एक तो पेड़ तक पानी जाएगा और पानी की बचत ज़्यादा करेगा इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, वायु प्रदूषण किसकी ओर अग्रसर नहीं होता है। वायु प्रदूषण बोला है, तो देखिए वायु प्रदूषण की बात करें, कैंसर रोग के लिए होता है, सांस के रोगों के लिए होता है, भवन का जो संरक्षण होता है उसको भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गैस्ट्रो आंत्र रोग की तरफ नहीं होता है क्योंकि ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस पौधों द्वारा वातावरण से अवशोषित की जाती है भाई। तो इसका तो आप सभी को पता ही होगा। तो पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, कीटनाशक पौधे उस मृदा को बढ़ते हैं जिसमें खालिस्तान की कमी होती है। तो भाई कीटनाशक पौधे किस मृदा से बढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटासियम। तो नाइट्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूँ। देखिए एक कीटभक्षी पौधे को एक मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है जो नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में कीटों, मकड़ियों या फिर माइट्स और प्रोटोजोआ जैसे शिकार वस्तुओं को पकड़ता है। कई कीट पक्षी बक्सी प्रजातियां मीठे पानी की बोगियों में रहती हैं जहां नाइट्रोजन उपलब्ध रूप में मौजूद नहीं है क्योंकि पानी का पीएच अत्यंत अम्लीय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो चरागाह खाद्य श्रृंखला नहीं है, नहीं पूछा है इसने। तो कीट, मेंढक सांप ये है, और खरगोश लोमड़ी सांप ये भी है, चूहा सांप बाज ये भी है। तो जो सी हमारा ऑप्शन अपने आप बच गया, ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिलहन पौधे के बीज हम खाते हैं। तो किसके बीज हम खाते हैं, गाजर के बीज नहीं होते हैं, मक्का नहीं, केला नहीं, मूंगफली के बीज हम क्या है खाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल
को कीटाणु रहित बनाने में मदद नहीं करता है। इसने क्या बोला है? कीटाणु रहित बनाने में मदद नहीं करता है। क्लोरीन की गोलियां डालेंगे तो कीटाणु रहित हो जाएगा, फिटकरी के द्वारा भी हो जाएगा, उबाल कर भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बच जाएगा? फिल्ट्रेशन जो है इसका राइट आंसर बच जाएगा। तो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था पर्यावरण दिवस, ये तो चलो इजी पूछ लिया। जो भी सप्ताह होते हैं, ईयर होते हैं, ये आपसे ज़रूर पूछ लेगा। तो मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो डाल दी है, नीचे पूरे देख सकते हो। उसमें मैंने 30-40 करवाए हुए हैं। तो 5 जून को मनाया जाता है, ये तो पता ही है। तो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट की बात करें तो हम पर्यावरणीय अध्ययन का लक्ष्य खालिस्तान का विकास करना होता है। तो वही पर्यावरण अध्ययन का लक्ष्य किसका विकास करना होता है? स्थानीय पर्यावरण, जो पर्यावरण मुद्दों की समझ हो गई, ये भी है। वैश्विक पर्यावरण की भी, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों में क्या शामिल है? तो प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जल, खनिज पदार्थ, लकड़ी। तो कौन सा जो प्राकृतिक संसाधन है? तो डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पूछा है इसने। तो ऊर्जा का देखिए, लिथियम बैटरी, सोडियम लैंप या हाइड्रो एनर्जी। तो ऊर्जा का एक वैकल्पिक तो हो जाएगा हाइड्रो एनर्जी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन समृद्ध आहार नहीं है? तो पनीर है, दलहन है, मांस है, जो शुद्ध घी है, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर अन्य मधुमक्खियों को खाद्य स्रोत की दिशा को खालिस्तान की द्वारा बताती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मधुमक्खी होती है, अगर इनको भोजन मिल जाता है तो ये किस प्रकार अपने साथी को भी बताती है कि उनको भी पता चल जाए यहाँ पर भोजन है। तो किशन भैया बस घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो ये डांस करके बताती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का इस्तेमाल तल को कोट करने तथा झोपड़ी की दीवारों को खालिस्तान किया जाता है। तो जो हम जो दीवारों पे जो कोट करते हैं या झोपड़ी की दीवारों को गोबर से लीपते हैं, एक वैसे बोल देते हैं लिपाई की जाती है, या फर्श में भी गोबर की लिपाई कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? स्मूथ बनाने के लिए नहीं भाई, घर्षण के कठोर बनाने के लिए नहीं, दीवार तथा तल को प्राकृतिक रंग देने के लिए नहीं, कीटों को दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। इनसे कीटों का इफेक्ट पड़ता है। तो राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो, अगर पहले वाले पेपर की बात करें तो 2011 वाला पेपर कर लिया, 2013 वाला पेपर कर लिया, 2014 वाला पेपर कर लिया, 2015 वाला आज हमने कर लिया, और 2019 वाला पेपर भी हमने कर लिया। इस प्रकार से जो पहले आए हुए पेपर हैं वो हमने कर लिए हैं। जिस बच्चे ने देखने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक मिल जाएगा, सभी देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा ईवीएस के किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये 5 पेपर हो गए हैं, 5 में तो आइडिया हो जाता है। और दूसरा, अब इसके बाद क्या हम मैथ के भी डाल देंगे, और कुछ हमने जो और टॉपिक भी डाल रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हैं और 2019 का पेपर सोल्व कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं जो 2018 का पेपर है उसको करने वाले हैं और डिटेल से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैसीय घटक का स्तर बढ़ जाता है? देखिए, वनों की कटाई के कारण बोला है, तो वनों की कटाई के कारण ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, वनों की कटाई के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड घटक का स्तर बढ़ जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या है? मुक्त करते हैं। ओजोन जो है समताप मंडल में मौजूद होती है। और वायु की संरचना किस प्रकार से है, यह आपको पता भी होगा। नाइट्रोजन
तो 0.04% है। इसी प्रकार से जो अन्य बच गया वो उसके अंतर्गत और गैसें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे इसमें ऑप्शन दिए हुए थे ये सभी क्या है, क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है। तो इसने बोला जल से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हेजा, हेजा होता है। आंतरज्वर ये भी होता है। हेपेटाइट्स ये भी होता है। यक्ष्मा, यक्ष्मा नहीं होता जल से, क्योंकि यक्ष्मा को हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं, अगर आपने सुना हो टीबी के नाम से, तो ये नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। इसके बारे में भी कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यक्ष्मा को टीबी के रूप में भी जाना जाता है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक वायु जनित रोग है। जल जनित रोग रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं जो दूषित जल से फैलते हैं। हेजा विब्रियो क्लोरो नामक जीवाणु के कारण होता है। आंतरज्वर साल्मोनेला टाइफाई नामक जीवाणु के कारण होता है। और हेपेटाइट्स ए और हेपेटाइट्स बी एक विषाणु के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमने जो भी डिटेल है उन सभी से हम क्या है करने वाले हैं। पूरी डिटेल से करवाऊंगा सभी क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों के समूह का चयन कीजिए। तो उसने बोला है आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि प्रदूषण के कारण कौन कौन सा कारण होता है। तो उक्त रक्तचाप और सूखा रोग ये भी नहीं होता है। मिनी माता भी नहीं होता, मिनी माता होता है पर कैट क्राई सिंड्रोम नहीं होता है। मिनी माता और फ्लोरिस के कारण क्या है, ये प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, मिनी माता और फ्लोरोसिस प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। मिनी माता रोग कार्बनिक पारा यौगिक के अंतर्ग्रहण के कारण होता है। इस रोग की खोज सबसे पहले 1956 में जापान के मिनामाता शहर में हुई थी। और फ्लोरिडा के अधिक सेवन से फ्लोरिसिस नामक रोग हो जाता है और रोग कंकाल तंत्र और दांतों को क्या है प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से इसको भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। ये तो आप सभी को पता ही होगा भाई, मैग्नीशियम क्या है क्लोरोफिल के अंतर्गत धातु पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या करता है, पत्तियों को उनका हरा रंग देता है, जो पत्तियों का हरा रंग होता है उसको प्रदान करता है। पौधों में मैग्नीशियम एंजाइमों में स्थित होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो भाई ये 2018 का पेपर है, ये नहीं है कि मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इस 2018 के पेपर को ही हम क्या है डिटेल से कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक परिभाषित भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय होने की पारिस्थितिक स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनो, भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय होने की पारिस्थितिक स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन हमसे दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट देते हैं। देखिए, परिभाषित भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय होने की पारिस्थितिक स्थिति को स्थानिक के रूप में जाना जाता है। स्थानिक प्रजातियों के उदाहरण, स्थानिक प्रजातियों के कुछ उदाहरण जैसे कि लेमर हो गया, गैलापागोस के कछुए हो गए, या फिर जो केवल उसी संबंधी स्थान पर पाए जाते हैं या कहीं और नहीं पाए जाते हैं। मान लीजिए एक स्थान फिक्स है, वहीं पर मिलते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, उन वे क्या है सभी इसके उदाहरण हो जाते हैं। फिर है कंगारू। कंगारू जो है मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक थे तथा विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते थे। तो इस प्रकार से उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान मृदा में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता है। मृदा में किसका उत्पादन नहीं होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए भाई किसका उत्पादन नहीं होता मृदा के अंतर्गत। तो भाई इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जल होता है, पोषक तत्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका उत्पादन नहीं ही पूछा इसने, तो भाई डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी डिटेल से कर लेते हैं। देखिए, कार्बनिक
पदार्थों का अपघटन एक जैविक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से होती है। मुक्त उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, पौधों के पोषक तत्व और जैविक कार्बनिक यौगिक हैं। आगे अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। प्रक्रिया को होमियोफिकेशन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या है, मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है कि जो 2020 में जो हुआ है उसका विषय क्या था या थीम क्या थी, ये भी पूछ सकता है। तो 2018 की बात करें तो 2018 में मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना था, तो यह क्या है, उसका विषय था। एक बार इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं हम। मान लीजिए अब की बार आए, सबसे पहले तो 2018 में प्लास्टिक प्रदूषण को हराना था। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का वैश्विक मेजबान था। अब बात कर लेते हैं आगे आने वाले की। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय वायु प्रदूषण था और चीन वैश्विक क्या है, मेजबान था। अगर 2019 की पूछे तो भी मैंने बता दिया, वायु प्रदूषण था। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का पूछ सकता है। 2020 का विषय जैव विविधता है और इसकी मेजबानी जर्मनी के साथ साझेदारी में कोलंबिया द्वारा क्या है, की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता। सॉरी, राइट आंसर तो उसका 2018 का पूछा तो प्लास्टिक प्रदूषण हो जाएगा, तो 2020 का पूछेगा तो जैव विविधता हो जाएगा, 2019 का पूछेगा तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट है ओजोन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और तो यहाँ पे बताना आपने ओजोन के बारे में भाई सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ओजोन है, ये यहीं पर गलत हो गया क्योंकि सौमंडलीय ओजोन को हम एक खराब जोन के नाम से या ओजोन के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से, और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। ओजोन पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन का गठन करती है, ठीक बात है। ओजोन सप्ताह मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा को बढ़ाती है, CFC की को बढ़ाती है, ये भी बात ठीक है। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, ओजोन पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है तथा एक ऑक्सीजन अणु और एक मुक्त ऑक्सीजन परमाणु बनाती है। हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 0.00006% है। अगर हम बात करें, सौमंडलीय ओजोन को एक खराब ओजोन कहा जाता है जो आंतरिक दहन इंजन और ऊर्जा संयंत्रों से क्या है, वायु प्रदूषण का एक परिमाण है। देखिए, समताप मंडलीय ओजोन अच्छी ओजोन होती है। इसमें उसने बोला है कि 100 मंडल ओजोन अच्छी ओजोन है, तो ये तो खराब हो गया क्योंकि जो 100 मंडल ओजोन है वह खराब होती है। तो बाई चांस आपसे पेपर में ये पूछ ले अच्छी ओजोन कौन सी होती है, तो समताप मंडलीय होती है। तो ये भी याद रख सकते हो आप, क्योंकि यह जीव जंतुओं को सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से क्या है, बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का क्षय हो जाता है, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन। मैंने पहली बार भी बोला है, जो शिखर सम्मेलन की मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली हुई है उसमें सभी सम्मेलन गठन ये सभी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, सतत विकास से क्या है, ये संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में 178 देशों द्वारा क्या जो वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। कई बार ये भी पूछ लेगा, मान लीजिए अब की बार आपसे पूछ ले वियना कन्वेंशन किसके लिए है, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। यह 1985 में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समताप मंडलीय ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। तो देखिए, मैंने जितने क्वेश्चन हैं इन सभी की डिटेल से बता रहा हूँ। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं सबकी क्या है इंपोर्टेंट डिटेल आपके सामने बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक
पौष्टिकता स्तर से संबंधित है। कौन सा बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक पौष्टिकता स्तर से संबंधित है, सांप, टिड्डा, पलवक या मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलवक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए देखिए पलवक एक से अधिक पौष्टिकता स्तर से संबंधित है। देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के प्रतिनिधित्व को पौष्टिकता स्तर कहा जाता है। पौष्टिकता स्तर के माध्यम से उत्पादकों से ऊपरी स्तरों तक ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होती है और पलवक में पौधे और पशु दोनों शामिल होते हैं। पादप पलवक छोटे पौधे होते हैं। प्राणी पलवक कमजोर तैरने वाले पशु होते हैं। पलवक कितने प्रकार के होते हैं, दो, वो मैंने आपको बताया। अगर पादप पलवक महासागरों में प्राथमिक उत्पादक हैं, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मछलियां या फिर पादप पलवकों का सेवन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के भी आपके सारे डाउट क्या है, क्लियर हो गए। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन एक हरित अच्छा कार्य नहीं है। हरित अच्छा कार्य नहीं बोला है, सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। स्नान और भोजन के लिए बर्तन रखना या बहु अनाज खाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अपशिष्ट को जलाना है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से, क्योंकि इसने नहीं वाला पूछा है सबसे पहली बात तो इसके बारे में थोड़ा मैं और डिटेल्स से क्लियर कर देता हूँ। देखिए अपशिष्ट को जलाना एक हरित अच्छा कार्य नहीं है। हरित अच्छा कार्य पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका शुभारंभ पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। हरित अच्छे कार्य पहल में सरल और व्यवहारिक कदम शामिल हैं, जिनका लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने दैनिक जीवन में क्या है, प्रदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को हरे अच्छे कार्य अभियान को पूरे भारत में लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या है, विकसित किया गया था। लाल बत्ती पर जो निशान होता है उसको बंद करना, पक्षियों के स्नान और भोजन के लिए बर्तन रखना, बहु अनाज खाना, सभी हरित अच्छे कार्य में आते हैं। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स कार्यक्रम इस पहल का हिस्सा है और नेशनल ग्रीन कॉर्प्स कार्यक्रम के माध्यम से लगभग विद्यालय महाविद्यालय में 1,50,000 इको क्लब स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ से आपका जो अगर हरित अच्छे कार्य से कोई और क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम से कम सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम बताना है, कौन सा है। देखिए ध्यान से सुनो, सबसे कम सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य का आपने क्रम बताना है। तो राइट आंसर आप देखिए सबसे कम और सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे पहली बात है एक ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, दो ऑप्शन बचेंगे क्योंकि सबसे पहले तो पैराबैंगनी ही आएगा, इसमें पैराबैंगनी है। फिर है दृश्यमान, तो ये हमारा क्या है, जो राइट आंसर हो जाएगा। तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए मैं एक बार इनके बारे में डिटेल से दिखा देता हूँ। देखिए आवर्ती या तरंग दैर्घ्य के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण के वितरण को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। सबसे कम आवर्ती से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल हैं। देखिए सभी रेडियो तरंगे सबसे कम, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पैराबैंगनी किरणें। देखिए पैराबैंगनी किरणें के बाद सबसे पहले क्या आया, पैराबैंगनी किरणें, फिर उसके ऊपर आएंगे एक्सरे और गामा किरणें। तो सबसे ज़्यादा किसका है, गामा किरणें का हो गया। सबसे कम किसका हो गया, सभी रेडियो तरंगें, जो मैंने क्या है सीरीज में बता दी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आगे आए तो, ठीक है भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है, मशरूम, गीद, दीमक या फिर केचुआ। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि केचुआ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, सबसे पहली बात तो आपको इसका आंसर बताने से पहले ये पता होना चाहिए मुर्दाखोर का मतलब क्या होता है, तभी आप इसका आंसर बता पाओगे। मुर्दाखोर का मतलब होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा मांस का सेवन करे और जो मरे हुए हैं उनका भी। किस प्रकार से, देखिए एक बार दिखा देता हूँ आपको डिटेल से। देखिए मुर्दाखोर एक जीव या पशु है जो अधिकतर मांस या सड़ी हुई पादप सामग्री जैसे सहकारी बायोमास का सेवन करता है। उदाहरण हाइना, गिद्ध, कौवे, मशरूम, दीमक आदि।
अपघटक जटिल अपशिष्ट और मर्त जीवों को तोड़ते हैं और सरल सामग्रियों में परिवर्तित करते हैं। जीवाणु, कवक और केंचुए सभी अपघटक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा। मुर्दाखोर के बारे में भी पता चल गया आपको कि मुर्दाखोर क्या होता है। फिर यहाँ से दिया एक साउंड के टॉपिक से कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आवासीय क्षेत्र के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो बोर्ड के द्वारा बोला है, तो बताइए आप क्या जो सीमा है निर्धारित की गई है? 45 डेसिबल या 55 डेसिबल या 75 डेसिबल या 90 डेसिबल? देखिए, जो 70 से ऊपर डेसिबल हो जाती है ना, मान लीजिए 75 से ऊपर डेसिबल हो जाती है, जैसे कि आप सुनते हो अक्सर डीजे की ध्वनि, जो डीजे की साउंड होती है वो 75 डेसिबल के करीब आ जाती है, तो वो क्या हमारे लिए हानिक हो सकती है? तो ये तो होगा नहीं। 90 ज़्यादा हो जाएगा, 75 थोड़ा कम हो जाएगा, तो 55 डेसिबल जो है ये बोर्ड के द्वारा क्या है दिया गया है। एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्वनि की जो ऊपरी सीमा रखी गई है बोर्ड के द्वारा वह 55 डेसिबल रखी गई है। अगर पूछ ले कि जो ध्वनि की तीव्रता को मापना किसको बोला जाता है, तो डेसिबल से ही ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है या डिनोट किया गया है। इसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया था। एक बार कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में यह दिन के लिए 75 डेसिबल और रात के लिए 70 डेसिबल है। वैश्विक क्षेत्रों में यह दिन के 45 डेसिबल है। तो इस प्रकार से आप क्या इस क्वेश्चन को और देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जैव निम्नकरणीय ठोस अपशिष्ट को फेंकने के लिए एक रंग के डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आप कई बार किसी मेडिकल वगैरह में भी जाते होंगे, वहाँ पर भी आप डिब्बे दिखाई देते होंगे, तो उसमें आपको अलग अलग कलर के डिब्बे दिखाई देंगे, हरा, काला, पीला। तो उनमें मतलब कि वो डिब्बे क्यों रंग क्यों चेंज होता है उनका? क्योंकि भाई उनका डिनोट होता है कि हरे में किस प्रकार का सामान रखा जाएगा, काले में किस प्रकार का। तो वही बात पूछ रहा है कि जो अपशिष्ट को फेंकने के लिए तो ए डिब्बे का प्रयोग किया जाता है, और जो पुनः चक्रित मतलब कि जिसका पुनः प्रयोग किया जाता है उस अपशिष्ट को फेंकने के लिए बी डब्बे का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए ए और बी डब्बा किस कलर का है, तो ये बताना है। तो आप सभी को अगर पता होगा तो ए और बी डब्बा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा और नीला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अपशिष्ट चीज़ें फेंकते हैं वो हरे में फेंकते हैं, पुनर्चक्रित चीज़ें हम नीले में फेंकते हैं। तो देख लीजिए, एक बार डिटेल से बता देता हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हरे रंग के डिब्बे का उपयोग जैव नवीकरणीय ठोस अपशिष्ट जैसे कि रसोई हो गया तथा फिर पौधे या जानवरों के अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, और नीले रंग के डिब्बे का उपयोग उन सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है जो पुनर्चक्रण योग्य है। वही मैंने आपको बताया। वैसे नगर पालिका अपशिष्ट संग्रहण के लिए 3 प्रकार के डिब्बे हैं। कौन कौन से? एक हरा डिब्बा, हरे डिब्बे के बारे में बता चुका हूँ। दूसरा नीला डिब्बा, नीले डिब्बे के बारे में बता चुका हूँ। फिर बचता है काला डिब्बा, काले डिब्बे के बारे में अब बता देता हूँ। जो काला डिब्बा है यह तीसरी श्रेणी में आता है, जो घरेलू जो खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि गई, ये सभी काले डिब्बे में आ जाती हैं। तो राइट आंसर आप सभी को पता चल गया। बाई चांस सबकी बार पूछ ले काले डिब्बे के बारे में बताइए तो आप बता सकते हैं। हरे के बारे में पता चल गया, नीले के बारे में पता चल गया, और काले डिब्बे के बारे में पता चल गया। काले डिब्बे हम तो जाएगा जो घरेलू चीज़ें हो गई, घरेलू चीज़ों में जो आती हैं वो काले डिब्बे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कि वन्य संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनुकरणीय साहस दिखाने या असाधारण कार्य के लिए मान्यता देता है। 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। इंदिरा गांधी पुरस्कार भी ऑप्शन में दिया गया था, इसको भी देख लेते हैं। यह 1987 में स्थापित किया गया, और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। फिर है प्रियदर्शनी पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में किए अनुकरणीय कार्यों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से अब की बार इंदिरा गांधी पूछ सकता है या गार्गी पुरस्कार पूछ सकता है, ये भी आप क्या है ध्यान से देख सकते हैं।
नेक्स्ट है वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्य रूप से किसके अवशोषण और पुनः उत्सर्जन द्वारा निर्मित होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हम जो है वायुमंडल दृश्य द्वारा दृश्य प्रकाश ये नहीं होगा, भूमि द्वारा पराबैंगनी किरणें ये भी नहीं होगा, वातावरण द्वारा पराबैंगनी विकिरण ये भी नहीं होगा, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरण के द्वारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हरित गृह अगर निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति के साथ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल करें तो सभी रेडियो तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी विकिरण, फिर एक्सरे और फिर गामा किरणें इसका क्या है सीरीज में रहेगा। अगर इसी प्रकार से हम वायुमंडल में प्राथमिक हरित गृह कैसे देखें तो जल वाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, ये सभी क्या है हरित गृह गैसें हो जाएंगी। तो राइट आंसर आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर जल स्तर को व्यय नहीं करता है। तो जल स्तर को व्यय नहीं करता है, अल्प वर्षा करती है, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि नहीं वाला पूछा है। बढ़ती बर्फबारी, बर्फबारी के कारण ज़्यादा जल स्तर नहीं व्यय नहीं होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, वैसे नलकूपों की बढ़ती संख्या ये भी करती है भाई, वनों की कटाई में वृद्धि ये भी करती है, तो राइट आंसर क्या ही हो जाएगा, बी ही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह विश्व धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्यों में स्थित है। चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से देख के बताना कौन सा विश्व धरोहर स्थल है जो एक से अधिक राज्य में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये एक से ज़्यादा में नहीं है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो ये नहीं हो जाएगा। सुंदरवन भी एक से ज़्यादा में नहीं है, सुंदरवन का डेल्टा। कालका शिमला रेलवे भी ये नहीं है। तो भारत का पर्वतीय रेलवे ये एक से ज़्यादा राज्य में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो वैसे ही सोचने वाला था, एक बार बता देता हूँ। भारत का पर्वतीय रेलवे एक से अधिक राज्यों में स्थित है, यह पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थित है। इसमें दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल है। पर्वतीय रेलवे 1881 और 1908 के बीच खोली गई थी। वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर वो आप बता सकते हैं। बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बायोमास में से बायोगैस उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसके बारे में बता देता हूँ बायोगैस के बारे में। बायोगैस बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निर्मित होती है। बायोगैस में मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्राएं होती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा बायोगैस में कार्बनिक पदार्थों का क्षरण की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से क्या है इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट है भाई, गलत कथन का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो देखिए भाई, सबसे पहला, पावर पेट्रोल में साधारण पेट्रोल की तुलना में अधिक ऑक्टेन की संख्या, ये तो ठीक है। कार्बन पदचिह्न एक उत्पाद द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की एक माप, ये भी ठीक है। तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। पुनर्रोपण और वनीकरण एक ही प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले दो शब्द है, ठीक है। वायुमंडल की चार परतों का सही क्रम सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल, नहीं ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सभी को पता होगा इनका सही क्रम क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इस प्रकार से इनका क्रम होता है, तो इसका राइट आंसर डी जो है हो जाएगा, क्योंकि डी गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से बाहर रखा गया कौन सा पौधा है। तो यहाँ से मैं बोल तो रहा था आपको करंट के भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, जो 2017 में बाहर रखा गया था वह बांस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांस। इसके बारे में थोड़ा 2017 में भारतीय वन अधिनियम के तहत बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी, और सरकार ने कहा कि इससे वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों और निवासियों की आय में सुधार करेगी। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में बांस संसाधनों से
50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करने की क्षमता है। बांस को सबसे लंबी घास माना जाता है, इसलिए यह भारतीय वन अधिनियम 1927 की परिभाषा में नहीं आता है। मध्य प्रदेश में बांस के वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। पूर्व उत्तर राज्य में बांस की विविधता के भंडार के रूप में माना जाता है और राष्ट्रीय बांस मिशन को भारत में 2007 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक का चयन कीजिए। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जैविक घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, इनके बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं एक क्वेश्चन में, तो सीधा आप प्लवक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। प्लवक शब्द कुछ शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी एक सामूहिक नाम है। जैविक घटक कौन से होते हैं, जिनमें जीवन होता है। पौधे, पशु, मूर्ताक और अपघटक एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ये आपको पता है, क्लोरोफिल के बारे में मैंने बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यूरिया को लेपित करने के लिए किस पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है। यूरिया में कपास का नहीं किया जाता, नीम का किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखिए जो और इसके ऑप्शन है, अरंडी, जोजोबा, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यूरिया को लेपित करने के लिए नीम बीज का प्रयोग किया जाता है। नीम जो लेपित यूरिया है एक उर्वरक है जो गेहूं और धान जैसी फसलों में की वृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और मारते हैं। यूरिया 46% नाइट्रोजन सामग्री से युक्त सबसे लोकप्रिय नाइट्रोजन युक्त उर्वरक माना जाता है। 2015 में सरकार ने यूरिया की उपलब्धता को आसान बनाने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नीम लेपित के रूप में घरेलू यूरिया का कम से कम 75% उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि उससे फसल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए उत्पादन ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा करने के लिए बोला गया। यूरिया के लिए सूत्र है NH2CONH2 है। ठीक है भाई, कुछ और जो इसने 2 ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। जोजोबा को तरल मोम के लिए उगाया जाता है। जोजोबा तेल में घाव भरने के गुण होते हैं। अरंडी क्या होता है, ये वनस्पति का तेल होता है और इसका क्वांथक 313 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके बारे में अगर अब की बार आए तो आप बता दोगे। फिर है, घर में जलाऊ लकड़ी का अपूर्ण दहन एक जहरी से मिल जाती है और रक्त की गैस जेड को ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। और XYZ को पहचानिए, तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप सभी को पता है, जब एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, अगर अंगीठी को जलाते हैं तो आप सभी को ये तो पता ही, अंगीठी को जलाने से जो रूम का टेम्परेचर है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे श्वसन लेने में दिक्कत होगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वही चक्कर है इसमें, अपूर्ण दहन के कारण तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में मिलकर ऑक्सीजन की मात्रा में मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां क्या है उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कहाँ स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले दिल्ली में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जटिल परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखला को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला से टॉपिक बनता ही है ईवीएस का, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही। खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, या फिर बायोमास के पिरामिड या पौष्टिक स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य जाल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। खाद्य जाल एक पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित एक जटिल खाद्य श्रृंखला है। यह एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा के संचलन को बढ़ाता है या चेंज करता है। एक खाद्य जाल में ऊर्जा एक भाग से दूसरे भाग को प्रभावित होती है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से ही बना होता है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, बायोमास का पिरामिड प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर बायोमास की दिखाने के लिए एक प्रतिनिधित्व है। एक पारिस्थितिक तंत्र में पौष्टिकता स्तर कई स्तरों में से प्रत्येक है। तो इसी प्रकार से
ये भी मैंने बोला है, जितने भी डे बनते हैं, वीक बनते हैं, ईयर बनते हैं, उसकी स्पेशल वीडियो डाल रखी है मैंने, ये तो कॉमन है। इनसे अलावा भी हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो वीडियो देखो आप जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मान लीजिए ये तो ईजी, आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून मनाया जाता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर मनाया जाता है। जिन ये तो सभी को दो तो पता ही है, बस आप इनमें से ऑप्शन मैच कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप ये देखो कि जो और भी बनते हैं, ये तो इजी हैं, उनको देखो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो डे हैं पर्यावरण से संबंधित, वो सभी आप याद कर लो। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट आपको क्या है टेबल दिखा देता हूँ, टेबल के द्वारा मिलान कर देता हूँ। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है, 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो ये तो इजी थे, आपने कर लिए, पर जो और हैं उनको आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है। तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है उसके बारे में आपने बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। अगर हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में बात करें, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पारंपरिक होता क्या है, तो फिर इस टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पारंपरिक पर ही लेके चलता हूँ। देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे, देखिए, पारंपरिक ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में हैं उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पन बिजली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी पारंपरिक स्रोत में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि आपके सामने गलत युग्म चुनना है, गलत चयन चुनना है, कौन सा गलत है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, बिल्कुल ठीक है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम, यही गलत हो गया क्योंकि ये कहाँ पर है, मेघालय के अंतर्गत है। तो राइट आंसर, चलो और पढ़ लेते हैं, वैसे इसका राइट आंसर तो बी हो गया, और आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए अलग से पूछा जाए, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, और दिहांग देबांग बायोस्फीयर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आप सभी ने याद कर लेना है। वैसे बता देता हूँ, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है, यह पश्चिम गारो पहाड़ियों में स्थित है। इसे 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व सूची में क्या है, जोड़ा गया था। नोक्रेक गारो पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, और बल्लभ राम राष्ट्रीय उद्यान के साथ नोक्रेक मेघालय में जैव विविधता का क्या है, केंद्र है। कुछ और पढ़ लेते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वतमाला में एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तो 30 थे जो 2018 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, पर कम से कम अगर आप इनमें से मिला के देखोगे, मैंने जो डिटेल्स बताई हैं, इनसे क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपकी कम से कम जो 100 से ऊपर क्वेश्चन बन जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।